वेलकम बैक। देखिए, हम लोग लास्ट वीडियो में तो काफ़ी सारा क्वेश्चन हम लोगों ने किया है, ठीक है, सेंट्रल एक्सीलरेशन का। अब उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है जिसमें हम लोग कुछ एनालिसिस करेंगे कुछ केसेस का। तो इसको नाम दिया जाता है इनवर्स स्क्वायर लॉ, जैसा आप देख रहे हैं, ठीक है। तो इसमें एक देखिए, जैसे एक थ्योरम बना हुआ है। क्या है थ्योरम? टू शो दैट द पाथ ऑफ ए पार्टिकल which is moving so that its acceleration is always directed to a fixed point and is equal to mu by distance का स्क्वायर। ठीक है, जो p है आपका वो क्या है? वो है म्यू बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ऐसा क्वेश्चन भी हम लोग ऊपर देखे थे, ठीक है, उसी तरह का फिर से आ रहा है। तो बोलता है कि ये जो कॉनिक सेक्शन बनाएगा इज ए कॉनिक सेक्शन एंड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द थ्री केसेस दैट अराइजेस। तो कॉनिक में जनरली जो तीन केस होता है, ठीक है, पैराबोला का, है ना, हाइपरबोला का और इलिप्स का। तो इस सब को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, तो अब देखिए, स्टार्ट करते हैं, इसको सॉल्यूशन कीजिए। यहाँ पे क्या है? हियर फोर्स इज डायरेक्टेड टू ए फिक्स्ड पॉइंट, सो इट इज ए केस ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट। सेंट्रल ऑर्बिट का केस है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? सेंट्रल एक्सीलरेशन बोलेंगे, जो हमको गिवन है, ठीक है। ओके, ठीक है। अब देखिए, जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन होता है पाथ का पेडल फॉर्म में, वो क्या होता है? वो होता है हमारा एच स्क्वायर। ये आपको पता है, एच स्क्वायर बाई पी क्यूब, ठीक है, डी पी बाई डी आर इज इक्वल टू एक्सीलरेशन, यानी कि जो म्यू बाई आर स्क्वायर ये है। अब हमको इसमें क्या करना है कि इंटीग्रेट करना है। तो डी पी बाई पी क्यूब को हम लोग एक साथ कर देंगे, डी पी बाई पी क्यूब, ठीक है, और यहाँ पे म्यू बाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे हमको सी मिलेगा। अब देखिए, वी नो दैट पेडल इक्वेशन ऑफ इलिप्स, पैराबोला एंड हाइपरबोला वो क्या होता है? तो वो हम लोग जानते हैं। पेडल इक्वेशन क्या होता है? पहले आप देखिए, इलिप्स का होता है एच स्क्वायर बाई पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2a बाई आर माइनस वन। पैराबोला का क्या होता है? पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, या पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए आर, ठीक है। सब आपको याद करना है, याद रखना है, ठीक है। और हाइपरबोला का होता है बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर, यहाँ भी बी ही होगा, ठीक है, बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर इज इक्वल टू। तो इलिप्स और हाइपरबोला में थोड़ा फर्क होता है, माइनस वन प्लस वन का, और पैराबोला का ये होता है, ठीक है। अब देखिए, ये तीनों जो है हम लोगों को याद है, तो हम लोग क्या करेंगे? पहले इलिप्स की अगर हम लोग बात करें, तो इलिप्स में क्या होता है? इलिप्स में हमारा मेजर एक्सिस का जो लेंथ है वो 2a होता है, और माइनर का 2b होता है। पैराबोला में बात करें तो लेटस रेक्टम इसका 4a होता है, और हाइपरबोला में भी 2a और 2b, ये आपका लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स और कंजुगेट एक्सिस होता है, ठीक है। ये सब एज ए मैथमेटिक्स आप बिल्कुल अच्छे से जानते हैं, ठीक है। तो केस वन देखिए, केस वन क्या है? जो इक्वेशन मेरा ऊपर में आया है, ठीक है, इक्वेशन वन, वो मेरा रिप्रेजेंट करेगा किसको? रिप्रेजेंट इलिप्स को। कब करेगा? जब बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर इक्वल टू इतना होना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम लोग इक्वेशन टू ले लेंगे, और अब हम लोग क्या करेंगे? इक्वेशन वन और टू को कंपेयर करेंगे। कंपेयर करते हैं तो हम लोग क्या पाएंगे कि एच स्क्वायर बाई टू बी स्क्वायर इक्वल टू म्यू बाई टू ए, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा? सी बाई माइनस वन हो जाएगा, है ना, ठीक है। इक्वेशन वन देख लीजिए क्या था। इक्वेशन वन, इक्वेशन वन था हम लोगों का, टाइम आपको दिखाते हैं इक्वेशन वन क्या था। जी था ना, एच स्क्वायर बाई टू पी स्क्वायर इक्वल टू म्यू बाई आर प्लस सी, ठीक है। क्या था? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे था हम लोगों का एच स्क्वायर बाई टू पी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू बाई टू ए प्लस सी,
तो अब देखिए, और यहाँ पे जो आया है इसको हम लोग जब कंपेयर करेंगे तो फिर से इसको लिख देते हैं। ठीक है, क्या था, इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखिए, एच स्क्वायर बाई टू पी स्क्वायर ना, यस, एच स्क्वायर बाई टू पी स्क्वायर, ठीक है, टू बी स्क्वायर, एच स्क्वायर बाई टू पी स्क्वायर था, ठीक है, टू पी स्क्वायर इक्वल टू म्यू बाई टू ए प्लस सी। और अभी जो हम लोग का आया है वो आया है बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर इक्वल टू टू ए बाई आर माइनस वन। तो ये इक्वेशन टू आया है, ये इक्वेशन मेरा वन था। दोनों को कंपेयर करेंगे तो कैसे कंपेयर करेंगे, ये ध्यान देना होगा हम लोग को कि देखिए, अगर देखा जाए तो कोएफिशिएंट को मैच करने का कोशिश कीजिए। जो कॉमन कोएफिशिएंट है उसको हम लोग इक्वेट करते हैं, ठीक है, या रिस्पेक्टिव हम लोग डिवाइड कर देंगे। जैसे इसको डिवाइड करेंगे तो हम लोग क्या देखेंगे कि पी स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा एच स्क्वायर बाई टू बी स्क्वायर। इन दोनों को करेंगे तो म्यू बाई टू ए है ना, और यहाँ पे है हम लोगों का टू ए बाई आर था। ये तो ठीक है, नहीं एक मिनट थोड़ा सा देख लेते हैं, नहीं म्यू बाई आर है, म्यू बाई सिर्फ आर ही था, ठीक है, इक्वेशन वन देख लीजिए, म्यू बाई आर था, तो म्यू बाई आर ही होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है हम लोगों का, ये म्यू बाई आर है, ठीक है ना, म्यू बाई आर। तो इन दोनों को अगर डिवाइड करेंगे तो आर आर कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा म्यू बाई टू ए, और इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो सी बाई माइनस वन। अब ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से देखिए एच स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगा, इन दोनों को अगर हम आपस में इक्वेट करते हैं तो एच स्क्वायर ये निकल जाएगा, और इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो यहाँ से हमको सी ए मिल जाएगा। इस सबको इक्वेशन वन में पुटअप कर दीजिए, सी का वैल्यू और एच स्क्वायर का वैल्यू को पुटअप कर दीजिए, ठीक है। तो हम लोग ये देखते हैं कि एच स्क्वायर बाई टू पी स्क्वायर, ये जो वैल्यू है ये मेरा आ जा रहा है म्यू बाई आर, और सी का वैल्यू म्यू बाई टू है, माइनस म्यू बाई टू है, ठीक है। इसको ऐसे लिखेंगे। अच्छा, अब देखिए हम लोगों का जो एच बाई पी है, एच बाई पी, ठीक है, तो एच स्क्वायर बाई पी स्क्वायर हम लोग का देखिए वेलोसिटी क्या गिवन था, और हम लोग वेलोसिटी देख लें ऊपर में, ठीक है। तो देखिए एच बाई पी जो है हम लोगों का, ठीक है, एच बाई पी स्क्वायर क्या आ जाएगा, यहाँ पे वैल्यू डाल दीजिए, तो वैल्यू डालेंगे तो क्या आ जाएगा, एच स्क्वायर का वैल्यू है ये ना, यानी ये है आपका म्यू बी स्क्वायर बाई ए, ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई हो जाएगा हम लोगों का पी स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम्म, ठीक है, यहाँ तक है ना। वो यहाँ पे भी स्क्वायर बाई टू का यूज किया गया है, क्योंकि हम लोग जानते हैं ना एच बाई पी को क्या लिखते हैं, भी लिखते हैं, ठीक है, ओके। तो ये वेलोसिटी आपका यहाँ से टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। अब ये माइनस वन बाई ए है, जैसे पहले हम लोग किए थे, चूंकि ये एक पॉजिटिव वैल्यू है तो पॉजिटिव वैल्यू माइनस हो रहा है, यानी कि टू म्यू बाई आर आपका क्या होगा, भी स्क्वायर से ग्रेटर होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए केस टू में बात करेंगे जब ये पाराबोला को रिप्रेजेंट करेगा। पाराबोला को अगर रिप्रेजेंट करेगा तो हमारा पी स्क्वायर क्या होगा, ए आर होगा, यानी वन बाई पी स्क्वायर क्या लिखेंगे आप, वन बाई ए आर, ठीक है। तो फिर से हम लोग एक और थ्री को इक्वेट कंपेयर करेंगे, इक्वेशन वन और थ्री को। तो इक्वेशन वन को फिर से रखिएगा तो क्या था, एच स्क्वायर बाई टू पी स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू बाई आर प्लस सी था ना,
फिर से इन दोनों को अगर कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, उल्टा डिवाइड करेंगे तो h स्क्वायर बाई 2 बचेगा, नीचे में ऊपर डिवाइड करेंगे तो आर आर कैंसिल होगा, तो म्यू बाई 1/a बचेगा, ठीक है। और यहाँ से चूंकि यहाँ पे 0 है तो c/0 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से हम लोग देख रहे हैं c0 मिल जाएगा और h स्क्वायर का वैल्यू क्या मिल जा रहा है 2μa, ठीक है। अब फिर से इक्वेशन 1 पे जाते हैं हम लोग। तो फिर से आप जब जाएंगे इक्वेशन 1 पे, इक्वेशन 1 पे जब हम लोग फिर से जाएंगे तो क्या पाएंगे देखिए, ठीक है। h स्क्वायर बाई 2p स्क्वायर इक्वल टू म्यू बाई आर हो जाएगा, ये 2μ/r हो जाएगा, भी स्क्वायर का वैल्यू ये हो जाएगा, ठीक है, 2μ/r के बराबर। ये हो गया पैराबोला का केस। अब हम लोग थर्ड वाला बात करेंगे हाइपरबोला का केस में। तो हाइपरबोला का केस में क्या होता है, तो बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर 2a/r+1 होगा। फिर से वैसे ही हम लोग जो है कोएफिशिएंट को इक्वेट करेंगे, ठीक है। तो हम लोगों को c का वैल्यू मिल जाएगा μ/2a। तो इस वैल्यू को हम लोग फिर से इक्वेशन 1 में पुट अप कर देते हैं। यहाँ से भी स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जा रहा है देखिएगा, भी स्क्वायर का वैल्यू आ जा रहा है म्यू इंटू 2r/2/r+a, यानी अभी भी स्क्वायर ग्रेटर है क्या 2μ/r से, ठीक है। तो हम लोग ये देख रहे हैं और ऊपर का सारा इक्वेशन देख रहे हैं, तो हम लोग ये कंक्लूड कर रहे हैं, क्या कंक्लूड करेंगे कि अगर वेलोसिटी का वैल्यू लेस देन 2μ/r होगा स्क्वायर ऑफ v का तो इलिप्टिकल होगा, अगर 2μ/r के बराबर होगा तो पैराबोलिक, और इससे ग्रेटर होगा तो हाइपरबोलिक। अब इसमें तीनों देखिए क्या है कि नीचे जो है हमारा, ठीक है, आर है सब में, ठीक है, और यहाँ पे क्या है भी स्क्वायर है। तो जो स्क्वायर वैल्यू है वेलोसिटी का वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस का, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ बोला जाता है, ठीक है ना, ठीक है, ओके। तो यही था इनवर्स स्क्वायर लॉ। पहले भी आप देखे हुए थे तो कोई उतना बहुत बड़ी नई चीज आपके लिए नहीं थी, ठीक है। चलिए देखिए अब आप इसके बाद हम लोगों का केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन आ रहा है, ठीक है। तो ये तो काफी इंटरेस्टिंग है केपलर्स लॉ, ठीक है, कई बार आप लोग पढ़े भी होंगे केपलर्स लॉ को। तो केपलर्स लॉ क्या होता है, ठीक है, ये आपका 12th क्लास में, ठीक है, 11th क्लास में भी है, ठीक है ना, केपलर्स लॉ। तो बहुत सिंपल है, पहले भी पढ़ा हुआ है। क्या है, द लॉ अकॉर्डिंग टू विच द प्लैनेट मूव with reference to the sun were discovered by Kepler। जो लॉ है जिसमें एक प्लैनेट जो है वो सन के चारों तरफ घूमता है, ठीक है, तो किस लॉ से या कौन कौन से लॉज को फॉलो करता है, ठीक है ना। एक प्लैनेट जो सन के चारों तरफ घूमता है वो किस किस लॉ को फॉलो करता है, इनको मिला करके क्या बोला जाता है, केपलर्स लॉ बोला जाता है, क्योंकि इसको केपलर ने ही दिया है, ठीक है। सो देयर आर 3 लॉज गिवन बाय हिम। तो यहाँ पे 3 लॉ है, हाँ। इसको हम लोग केपलर्स का फर्स्ट लॉ बोलते हैं, केपलर्स का सेकंड लॉ और केपलर्स का थर्ड लॉ। ऐसे करके आपको कभी कभी कभार 1 2 3 भी पूछता है। तो फर्स्ट लॉ क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है ऊपर वाला, ये जो थ्योरी था ये अब अगर आप नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, ठीक है, दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट। लेकिन अभी जो बताने जा रहे हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्या है, पहला है ईच प्लैनेट डिस्क्राइब एन इलिप्स विच सन इज एट वन फोकाई, ठीक है। इन विच कर दीजिएगा सन इज एट वन फोकाई, ठीक है। क्या है, ईच प्लैनेट डिस्क्राइब एन इलिप्स इन विच सन इज एट वन फोकाई। क्या बोल रहा है कि प्लैनेट जो है हमेशा एक इलिप्स बनाता है जिसमें जो सूरज है वो किसी एक फोकस पे होता है, क्योंकि 2 फोकस होता है आपको पता है, एक और एक, ठीक है, 2 फोकस होता है। तो जो प्लैनेट मूव करता है वो हमेशा एक इलिप्टिकल पाथ पे मूव करता है, ठीक है, सन को एक फोकस पे रख करके। अब ये फोकस अगर यहाँ पे होगा तो यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे गर्मी होगी, आपको पता है समर होगा,
और अगर इस फोकस में होगा तो यहाँ पे विंटर होगा, ठीक है ना, ये आपको मालूम है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आप थोड़ा और डिटेल लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिखेंगे कि ऐसे लिखेंगे एवरी प्लैनेट, केपलर्स फर्स्ट लॉ, ठीक है, एवरी प्लैनेट डिस्क्राइब an elliptical path around sun, keeping the sun at any one of फोकाई, ठीक है। फोकाई इसलिए लिखते हैं कि असल में दो फोकस होता है ना, तो दोनों में से किसी एक में हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं कि एवरी प्लैनेट डिस्क्राइब एन इलिप्टिकल पाथ अराउंड सन कीपिंग द सन एट एनी वन ऑफ द फोकाई, ठीक है। तो ये हम लोगों का हो गया फर्स्ट लॉ। आई होप आपको ये समझ में आ गया है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है और वेरी इंपॉर्टेंट है, लॉ ऑफ नेचर से भी काफ़ी मैच करता है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए नंबर 2 क्या बोल रहा है, नंबर 2 बोल रहा है द रेडियस वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द सन, ठीक है, टू द प्लैनेट स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब जो हमारा इलिप्टिकल पाथ होता है, जैसे ये हमारे मेरा इलिप्टिकल पाथ है, ठीक है, ओके, इलिप्टिकल पाथ है। और सपोज करते हैं कि हम मेरा सन जो है यहाँ पे है, तो अगर प्लानेट सपोज कीजिए टी टाइम में जो मेरा प्लानेट है वो यहाँ से यहाँ पहुंचा, यहाँ से यहाँ टी टाइम में, ठीक है, तो ये कितना एरिया स्वीप करेगा, तो यहाँ स्टार्टिंग में यहाँ था, फिर यहाँ पहुंच गया, तो जो एरिया स्वीप कर रहा है ये बना रहा है, ठीक है, फोकस से वो ये है, ठीक है। अच्छा, इतना ही टाइम में सपोज करते हैं कि जब यहाँ पर था तो यहाँ से यहाँ पहुंच गया, चूंकि यहाँ पे तो थोड़ा क्लोज है, ठीक है, तो ये तो इस सेम टाइम में मान लेते हैं मेरा वही प्लानेट यहाँ से यहाँ पहुंचता है, तो ये बनाता है, ठीक है। फिर इसी तरीके से एक केस और हो सकता है कि उतना ही टाइम में ये इतना एरिया बनाए, टाइम सेम होना चाहिए, ठीक है ना, सेम टाइम पीरियड। तो बोलता है ये जितना भी होगा ना ये सारा एरिया सेम होगा, ये अगर ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, इक्वल एरिया स्वीप करेगा इक्वल टाइम में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन, ये रेडियस वेक्टर, ठीक है, आर। तो वही बोल रहा है कि जो आपका रेडियस वेक्टर है, ठीक है, रेडियस वेक्टर around drawn from the sun, the radius vector drawn from the sun to the planet sweeps out equal area in equal time, that is एरियल वेलोसिटी। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एरियल वेलोसिटी, यानी रेट ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ सिक्टोरियल एरिया, ठीक है, रेट ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ सिक्टोरियल एरिया इज कांस्टेंट एंड इज इक्वल टू h/2। ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट दूसरा प्रॉपर्टी है। तीसरा प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है, देखिए तीसरा प्रॉपर्टी है हम लोगों का, देखिए तीसरा प्रॉपर्टी ये भी हम लोग प्रूफ कर चुके हैं, क्या है, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ प्लैनेट is directly proportional to cube of the semi major axis of their orbit। सेमी मेजर एक्सिस क्या होता है, ए होता है, ठीक है, ओके, डी ए बाई डी टी h/2 होता है, ये हम लोग पहले देख चुके हैं। अब डायरेक्ट यहाँ पे लिखिएगा, ये तो प्रूफ पहले किया जा चुका है कि जो टाइम पीरियड का स्क्वायर है वो सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है। ये हम लोग ऊपर प्रूफ भी किए हुए, ऊपर हम लोग प्रूफ किए थे इसको, याद है आपको, ठीक है। तो यही चीज होता है। अब इसको यहाँ पे फिर से प्रूफ किया गया है, वो जरूरी यहाँ पर नहीं है, ठीक है, ऊपर हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। जब आपसे लॉ पूछेगा तो आप सिंपली लॉ रट लीजिए और लॉ के बाद ये लिख दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए फिर से वही चीज प्रूफ किया गया है, बार बार प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिए इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखिए, जैसे इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन है, क्या है, बोलता है कि अगर v1 और v2, क्या v1 और v2 अगर लीनियर वेलोसिटी है, ठीक है,
प्लैनेट का व्हेन इट इज रेस्पेक्टिवली एट नियरेस्ट एंड फारेस्ट फ्रॉम द सन। नियरेस्ट का मतलब क्या है, जैसे अगर हम ये सन का पोजीशन मानते हैं तो ये नियरेस्ट हो गया और ये मेरा फारेस्ट हो गया, ठीक है ना। तो बोलता है कि प्रूफ कीजिए कि ये रिलेशन होगा 1 माइनस ई इंटू वी वन इज इक्वल टू 1 प्लस ई इंटू वी टू। बहुत फेमस रिजल्ट है ये, ई इसेंट्रिसिटी है, काफी आसान है। देखिए देखिए जब सन दूर होगा तो ये होगा, ये तो आप जानते हैं कि जब इलिप्स का केस है, इलिप्स के केस में जो वेलोसिटी का फॉर्मूला है वो यही है, ठीक है ना। लेकिन जब सन दूर होगा, देखिए दूर का मतलब क्या है, यहां से लेकर के यहां होगा ये, तो ये वाला में ये आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, मतलब जो एप्सियल डिस्टेंस है, एप्सिडल डिस्टेंस, एप्सिडल डिस्टेंस आर क्या हो जाएगा, तो ये आर हो जाएगा हमारा। देखिए ये डिस्टेंस क्या होता है, ए ई, पता है आपको, क्योंकि ये जो सन का जो कोऑर्डिनेट है वो होता है माइनस ए ई जीरो, ठीक है, यानी ये डिस्टेंस आपका ए ई होता है और इधर आपका सेमी मेजर एक्सिस यानी ए, तो आपको आर क्या लेना है, ए ई प्लस वन, ठीक है। यहाँ पे वही लिया गया है, माइनस वन बाई ए कीजिएगा, ठीक है, ए को कॉमन ले लीजिएगा तो ये बचेगा, यहाँ पे एलसीएम लीजिएगा तो ये, तो हम लोग यहाँ पे मान लिए हैं, आप मान लीजिए, अच्छा गिवन है ये वेलोसिटी v2 है, ये वेलोसिटी आपका v1 है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो हम v2 लिख रहे हैं, ठीक है। जब हम लोग फारेस्ट का काम कर रहे हैं, ये फार्थेस्ट पॉइंट पे अगर होगा तो क्या होगा, तो अब हो गया। इसी तरीके से नियरेस्ट वाला देख लीजिए, और हम नियरेस्ट पे बात करेंगे तो नियरेस्ट में देखिएगा ये आएगा, नियरेस्ट में आर क्या लीजिएगा, नियरेस्ट में आर लीजिएगा ए में, ये ए ई को माइनस करना होगा, यानी क्या लेंगे ए वन माइनस सी। तो एक लॉजिक भी है कि अगर उल्टा कर देंगे इसको, जो फॉरेस्ट में आया था उसका उल्टा कर देंगे तो आपको नियरेस्ट वाला मिल जाता है, ठीक है ना। सिंपल लॉजिक है, जो फॉरेस्ट में आया था उसको उल्टा कर दीजिएगा तो लोवेस्ट वाला मिल जाएगा, और चाहे तो आर का वैल्यू रख करके भी निकाल सकते हैं, दोनों को डिवाइड कीजिएगा तो प्रूफ हो जाएगा। बहुत सिंपल है ये सब काम, ठीक है। खास करके केपलर्स का अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में इसका एप्लीकेशन, तो बिल्कुल भी चूकिएगा मत, ठीक है, बहुत अच्छे से बनाइएगा इसको, क्योंकि इसका क्वेश्चन एग्जाम में सिंपल होता है, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन देखिए, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं उसको ज़्यादा डिस्कस करना चाहता हूँ। चलिए क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, आप लोग पहले से क्वेश्चन देखते आ रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आप खुद से बना लीजिएगा ना, इसको हम होमवर्क दे रहे हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, ठीक है। यहाँ पे बना हुआ भी है, आप इसको खुद से देख लीजिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, चाहे तो फिर आप इसको देख लीजिएगा ना, ठीक है। थोड़ा सा बस सोचना है इसमें, और जो कंडीशन है वो कंडीशन आपको अप्लाई करना है, ठीक है। इलिप्स के बारे में थोड़ा जो नॉलेज है उसको भी यहाँ पे अप्लाई कीजिएगा, तो बस जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग मीन आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है तो आपको फाइंड हो जाएगा, ठीक है। इलिप्स का नॉलेज होना जरूरी है इसके लिए, इलिप्स अगर अच्छे से आप नहीं जानते हैं तो इलिप्स के बारे में आपको इंफॉर्मेशन होना चाहिए, ठीक है। ये भी एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो आई होप आप क्वेश्चन पढ़ पा रहे हैं, तो अगर क्वेश्चन पढ़ पा रहे हैं तो इसको भी आप देख लें, ठीक है। उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा, ठीक है। ओके, अब चलिए देखिए एक यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आ रहा है उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए क्या है, एक पार्टिकल डिस्क्राइब करता है एलिप्स अंडर ए फोर्स म्यू बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, वही पुरानी बात, वेलोसिटी भी एट डिस्टेंस आर, ठीक है। तो आपको ये दिखाना है कि टाइम पीरियड जो है वो इतना होगा, ठीक है। पहले कर चुके हैं हम लोग ये काम, ठीक है। तो देखिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है ना, तो जनरली आपका पुराना क्वेश्चन जिस पे आप ऑलरेडी काम कर चुके हैं वही क्वेश्चन रहता है। तो देखिए आपको वेलोसिटी तो यही होता है एलिप्स के केस में,
फॉर इलिप्स ये हमारा वेलोसिटी होता है, इसको ऐसे लिखेंगे, यहाँ से ए का वैल्यू निकल जाएगा। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है ना, टाइम पीरियड क्या होता है ये हम लोग जानते हैं, टाइम पीरियड होता है 2 पाई, ठीक है, ए का पावर 3/2/√μ। ये ऊपर हम लोग निकाले थे, यहीं से हम लोग प्रूफ किया था ना कि टी का स्क्वायर प्रोपोर्शनल होता है का पावर 3 का। तो इसका जो एक्चुअल जो एक्सप्रेशन है वो यूज करना है, तो उसको यूज कीजिए और देखिए प्रूफ हो गया, ठीक है, कुछ करना है नहीं। इतना सिंपल होता है ये सब क्वेश्चन, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके लिए बहुत सिंपल होता है, सिर्फ जो है वो आपका रिजल्ट बेस्ड होता है, ठीक है, इस सब में आपको चूकना नहीं है, ठीक है। एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आता है सिंपल रिजल्ट बेस्ड, तो आप उसको जरूर कीजिएगा, ठीक है, ओके। देखिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, जो थोड़ा आसान ही है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, एक एक कॉमेट डिस्क्राइबिंग ए पैराबोला अबाउट ए सन, पैराबोला बना रहा है, सबको मार्क कीजिए, ठीक है। व्हेन नियरेस्ट टू इट सडनली ब्रेक्स अप, गिर जाता है, विदाउट गेन और लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, इनटू 2 इक्वल पोर्शन, वन विच डिस्क्राइब ए सर्कल, अच्छा, प्रूव दैट द अदर विल डिस्क्राइब ए हाइपरबोला ऑफ इसेंट्रिसिटी 2। इस तरह का रिजल्ट हम लोग देखे हुए हैं, बस यहाँ पे क्वेश्चन को देखिए, ठीक है, क्वेश्चन कैसे डील करेंगे। तो आइए देख लेते हैं, ठीक है। देखिए एक कॉमेट है, डिस्क्राइब कर रहा है एक पैराबोला, ठीक है ना, लेटेस्ट रेक्टम पैराबोला का फोरे ले लिया अबाउट सन एस। तो पैराबोला के केस में ये वेलोसिटी होता है, ये हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। तो बिफोर ब्रेकअप, जब टूटेगा नहीं उससे पहले की बात कर रहे हैं। अब चलिए मान लेते हैं कि एम जो है वो मास है ऑफ कॉमेट का, जो इक्वल पार्ट में ब्रेक कर जाता है, तो m/2 इक्वल पार्ट होगा, ठीक है, व्हेन इट इज एट ए डिस्टेंस ए नियरेस्ट टू द सन। ये हम लोग पूरा सपोज कर लेते हैं, ठीक है ना, पूरा हम लोग सपोज कर लिए कि जब नियरेस्ट टू द सन रहेगा तो इस टाइप में ये कर जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फिगर से समझ लीजिए, यहाँ पे जो सिचुएशन है सर, सिचुएशन यही है कि जैसे वो पैराबोलिक फॉर्म में था, ठीक है, नहीं यहाँ पे था सपोज कीजिए, तो जब वो ब्रेक किया तो एक हाइपरबोला बना के इस तरफ ऐसा डिस्क्राइब कर लिया, और दूसरा जो है वो सर्कल बना करके इस तरह से डिस्क्राइब कर लेता है, ठीक है ना। तो ये मेरा यहाँ पे सन है, ठीक है। तो वेलोसिटी हम लोग ले लेते हैं, ये मेरा वेलोसिटी भी जो पैराबोला के केस में दिया हुआ है, जब सर्कल बनाएगा तो v1 मान लेते हैं, और हाइपरबोला की तरफ जाएगा तो v2 मान लेते हैं, ठीक है, ओके। अब देखिए यहाँ पे हम लोग p को जो है μ/r² ले लेते हैं, ठीक है। p हमारा क्या होता है μ/r², जो हमारा एक्सीलरेशन है, क्योंकि अच्छा, अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई कीजिएगा, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, ठीक है। क्या होगा, फाइनल जो काइनेटिक एनर्जी जो है वो 2 पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ से ये रिलेशन मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि लॉस या गेन नहीं हो रहा है काइनेटिक एनर्जी का, तो हम लोग इस तरह के इसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब देखिए एक आपका जाता है सर्कल में, तो सर्किल में जब जाएगा तो हम लोग स्टार्टिंग में कंडीशन डिस्कस किए थे, सर्किल में जब जाएगा, ठीक है, तो हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग ये देखेंगे कि v1² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, μ/a² हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोगों का v1 मिल गया, ठीक है। अब इसको इक्वेशन 1 में पुट कर दे तो v2 मेरा 3μ/a आ जाता है, जो 2μ/a से ग्रेटर है, और ये बतला रहा है यानी जो सेकंड पार्ट है वो मेरा हाइपरबोला में घूम रहा है, ठीक है। और हम लोगों को यही 2 बातें प्रूफ करनी थी कि एक जो है पैराबोला और दूसरा हाइपरबोला में जाएगा, ये सॉरी ये दिया हुआ था, ठीक है, तो हाइपरबोला में जा रहा है, ये कंफर्म हो गया। अब देखिए h² मेरा क्या है, h² इक्वल टू ul है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे कि जो मेरा, देखिए यहाँ पे रिजल्ट याद रखिएगा, चूंकि v² इक्वल टू क्या होता है, h²/p² होता है, ठीक है। तो h² के जगह पे हम क्या इस्तेमाल करेंगे, vp², ये म्यू, ठीक है, मेरा म्यू, और l का वैल्यू क्या होता है, तो l का वैल्यू यानी लेटेस्ट रेक्टम का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं ये, ठीक है, a²e² - 1/b²। असल में लेटेस्ट रेक्टम होता क्या है, तो ये सेमी लेटेस्ट रेक्टम है, ये होता है b²/a, और b² का वैल्यू क्या होता है,
हाइपरबोला के केस में ये होता है ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1, ठीक है ना। ओके, तो बी स्क्वायर की जगह पे ये पुट कर देंगे, तो ये चला आएगा, तो यहाँ से आपका ई का वैल्यू जो 2 है, इसेंट्रिसिटी जो हमको लाना था वो आपको 2 मिल जाएगा, ठीक है। ओके, तो यहीं तक तो काम करना था, तो आगे के काम का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ट्रांसवर्स एक्सिस वगैरह निकालने का यही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए केपलर्स का एप्लीकेशन काफी आसान होता है, सिर्फ आपको रिजल्ट याद रखना है और क्वेश्चन डील करना है, ठीक है। तो आई होप इस तरीके से आप कर पाएंगे, तो इस सबको आप करिएगा अच्छे से, ठीक है। ओके, तो इसके बाद कुछ और क्वेश्चन है केपलर का, उसको और फिर जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वगैरह है उसके साथ में फिर आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। ओके, तब तक आप पढ़ते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।